नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2019 के चुनाव में सेना नहीं लड़ रही है, मगर सेना को लेकर लड़ाई हो रही है। सेना पर सवाल करना गलत है। इस तर्क के सहारे सेना का ही चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि सेना का इस्तेमाल मत कीजिए, फिर भी राष्ट्रवाद के सहारे सेना की कामयाबी का इस्तेमाल हो रहा है और इसके बहाने विपक्ष पर हमला हो रहा है। यह हमला मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या पहली बार वोट करने वाले नौजवान अपना वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर और एयर स्ट्राइक करने वाले जवानों के नाम पर समर्पित नहीं कर सकते? मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव और राज्यसभा टीवी के शशि शेखर को इंटरव्यू दिया। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान मरे तो मुद्दा है, जवान शहीद हो गए तो यह मुद्दा क्यों नहीं है। हम प्रधानमंत्री के इस एक जवाब का आधा हिस्सा दिखा रहे हैं। जहां तक आप मुझे बताइए, हमारे देश में सामान्य मानवीय की सुरक्षा, क्या जिस देश के हजारों सेना के जवान बलि चढ़ गए, शहीद हो गए, क्या उनके विषय में हम आगे क्या करेंगे? ये चुनाव का मुद्दा नहीं होगा क्या? किसान मरे तो चुनाव का मुद्दा, लेकिन जवान मरे तो चुनाव का मुद्दा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे देश की सेना मजबूत हो, देश की रक्षा के लिए हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं। अगर इसको हम छुपाएंगे, देश की जनता के सामने हमारे क्या व्यू है लेकर के नहीं जाएंगे, क्या लॉजिक है? किसान जब मरता है तो उसे सरकार की नाकामी मानी जाती है। क्या जवानों की शहादत के लिए सरकार को जिम्मेदार माना जाए? प्रधानमंत्री जी, चुनाव में सेना के इस्तेमाल को लेकर सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने, तीनों सेना के पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पत्र लिखा। पत्र में उन्हें राष्ट्रपति के साथ साथ भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर भी संबोधित किया गया है। इस बीच वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने एक सेमिनार में कहा कि रफाल विमान समय पर मिल गया होता तो हमारी सफलता कुछ और होती। 2015 में रफाल समझौता हुआ था, 4 साल में एक रफाल विमान नहीं आया है। हम एक सामान्य नागरिक हैं, हम नहीं समझ सके कि एयर चीफ मार्शल पिछली सरकार की आलोचना कर रहे हैं या मौजूदा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि जब वायुसेना आसमान में जहाजों का क्रम तय करती है तो किस लड़ाकू विमान को आगे रखा जाता है और किस लड़ाकू विमान को पीछे रखा जाता है। एक कामयाब ऑपरेशन के बाद एक जहाज की याद क्यों आ रही है, उसे ही क्यों जरूरी बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त वो राजनीतिक मुद्दा है। अभी हाल में खबर आई कि रफाल सौदे से पहले फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को 1000 करोड़ से अधिक का टैक्स माफ किया। यह खबर फ्रांस के एक बड़े अखबार ला मोंड में छपी थी। अनिल अंबानी की कंपनी और फ्रांस की सरकार ने इसका खंडन किया है। पिछले हफ्ते 66 नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि चुनाव आयोग निष्क्रिय हो गया है। इसके जवाब में 80 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि आयोग अच्छा काम कर रहा है। 66 अधिकारियों ने अपने पत्र में लिखा था कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश आपसे की है, यानी राष्ट्रपति जी से, इसलिए राष्ट्रपति जल्दी कार्रवाई करें। 80 अधिकारियों के समूह को यह सवाल नहीं दिखा कि इतने दिन हो गए कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं, इस पूरे प्रकरण पर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एचएस पनाग साहब से। आप सेना की रणनीति पर लिखते हैं, बोलते हैं। हम लोग खासकर हिंदी अखबारों की दुनिया में, हिंदी पाठकों की दुनिया में सेना की रणनीति की जब भी बात आती है तो भावुकता की बात आ जाती है, हम गौरव से भर जाते हैं और मिलिट्री की को लेकर जो एक रणनीतिक समझ बननी चाहिए वो हिस्सा गौण हो जाता है, पीछे चला जाता है।
मेरा एक सवाल है, पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का बयान है, वो ये कह रहे हैं कि जहां तक आप मुझे बताइए, हमारे देश में सामान्य मानवीय की सुरक्षा, क्या जिस देश के हजारों सेना के जवान बलि चढ़ गए, शहीद हो गए, उनके विषय में हम आगे क्या करेंगे? क्या ये चुनाव मुद्दा नहीं होगा? किसान मरे तो चुनाव का मुद्दा, लेकिन जवान मरे तो चुनाव का मुद्दा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे देश की सेना मजबूत हो, देश की रक्षा के लिए हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं। अगर इसको छिपाएंगे देश की जनता के सामने, हमारा क्या व्यू है, लेकर के नहीं जाएंगे, क्या लॉजिक है इसका? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सेना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सेना को आदेश देती है। गवर्नमेंट जो है सेना को डायरेक्शन देंगे और सेना उसके ऊपर तजवीज़ के मुताबिक काम करेगी। और जहां तक सेना का अपने आप काम करने का सवाल है, वो सिर्फ उसकी जो हद है वो है एग्जीक्यूशन के अंदर, कि जब वो काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। बाकी आदेश में लिमिटेशन होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल ऑर्डर होते हैं और ये पॉलिटिकल आदेश सरकार को देने चाहिए। तो एक बात तो पहले मैं ये कहूंगा कि जब हम कहते हैं कि सरकार कहती है हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, तो ये बात एक तरीके से गलत है। गलत इसलिए है कि आपको सेना को छूट नहीं देनी, छूट उनको एग्जीक्यूशन में कर लेनी है, जहां पर वो असली काम करते हैं। आपने उनको दिशा दिखानी है, आपने उनको डायरेक्शन देने हैं। तो पहली बात तो ये है। तो सेना कोई भी काम करती है उसमें सरकार की भी उतनी जिम्मेवारी है और सेना की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, उनकी एग्जीक्यूशन में और उनकी आदेश देने में। अब रहा सवाल कि जब जवान की कैजुअलिटीज होती हैं, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की मिशन फौज को देंगे, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अब लड़ाई एक तरफा तो होती नहीं। अगर टेररिस्ट हैं वो आपके ऊपर भी हमला करेंगे तो कैजुअलिटीज आपकी भी होंगी। तो और अगर आप दूसरे देश के साथ अभी कॉन्फ्रंटेशन है, कैजुअलिटीज उसके अंदर भी होंगी। तो ये दोनों काम सरकार के आदेश पे होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में सेना के डिप्लॉयमेंट सरकार के आदेश पर है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जब दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करते हैं या उसके अपनी देश की रक्षा करते हैं, वो भी सरकार के आदेश पर है। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि सेना के जवानों की जो मतलब हम बात कर रहे हैं कि उनकी सेक्रीफाइस की और उनकी शहीद होने की, तो ये मुद्दा किस तरह से ऊपर आ रहा है। ये तो एक सरकार के आदेश है। अगर सरकार के पास दूसरे देश के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेना नहीं लड़ाई में जाएगी। अगर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो सेना नहीं लड़ाई में जाएगी। सरकार के हुक्म पर सेना जाती है, तो इसलिए उसमें कैजुअलिटीज तो होंगे, लड़ाई दोनों तरफा की होती है। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों हम इस बात को एक मुद्दा बना रहे हैं। कई देशों में हमने देखा है कि जैसे अमेरिका में जब उनके सैनिक मरते हैं तो बड़ा हंगामा हो जाता है कि सरकार की नीतियों की और उसके फैसलों के इराक वॉर में लेकर काफ़ी उस पर सवाल उठाए गए कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। भारत में हम क्यों नहीं सवाल कर सकते कि क्या कहीं नीति, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सेना को जो आदेश दिया जाता है वो एक राजनीतिक फैसला होता है, तो क्या उस राजनीतिक फैसले में कोई कमी थी, कोई वक्त चुनने में कोई कमी थी जिसकी वजह से हमारे जवानों की शहादत इतनी ज़्यादा हो रही है? देखिए, अमेरिका जो है उसके अंदर दो बातें साफ नजर आती हैं। एक तो उनका अपने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बहुत प्रेम है, और ये अमेरिका में ही नहीं, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सभी देशों में जो आम जनता है उनकी फौज के प्रति एक श्रद्धा होती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अमेरिका के अंदर क्या है कि जब फौज पहले जाती है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। चाहे वो एक बार पॉलिटिकल फैसला हो गया तो पूरा देश उसकी बैकिंग करता है। और यही बात हुई है जब अमेरिका वियतनाम में गया था, तो पहले पूरी बैकिंग थी, और उसके बाद जब इराक में गए थे 90 में, और फिर दोबारा जब 2002 में गए तो उसमें 2003 में, तो उसमें भी सेना को मतलब पूरी बैकिंग थी, पब्लिक की, सरकार को भी और सेना को भी। लेकिन उसके बाद जब वो वहां पर सरकार की नीतियों को देखते हैं या सेना की कार्रवाई को देखते हैं, फिर वो उनकी प्रेस भी और उनकी पब्लिक भी इस बात के ऊपर सवाल उठाती है।
और अगर वो समझते हैं कि ये नीतियां गलत हो रही हैं, गलत चल रही हैं और उसकी वजह से कैजुअल्टीज हो रही हैं, या सेना को पूरा जो उनका अधिकरण नहीं हुआ है और उनको जो साजो सामान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तब उसके ऊपर वो सरकार की आलोचना करते हैं। मैं कहूंगा कि वियतनाम युद्ध का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब पहले, क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, सब लोग वहां गए तो सेना, पब्लिक ने पूरी सपोर्ट दी। लेकिन बाद में जब वो उस लड़ाई का कोई नतीजा ही नहीं था, जब ये बात साफ हो गई है कि जो पब्लिक है साउथ वियतनाम की, नॉर्थ वियतनाम की, वो अमेरिकन फौज को नहीं चाहती है, और अमेरिकन फौज ने भी अपने लिए एक मुद्दा बना लिया कि हम यहां से जीत कर ही लौटेंगे, हम हार कर नहीं लौटेंगे, और हम जीत रहे हैं, हमारे को और सपोर्ट दी जाए तो हम जीत जाएंगे। तो जब ये बात जाहिर हो गई 5-6 साल में, तो 70 के शुरू में पूरी पब्लिक सेना के खिलाफ हो गई, और इस हद तक कि लोगों ने प्रोटेस्ट किए, वेटरन्स ने प्रोटेस्ट किए। क्या इससे अमेरिका टूट गया, जैसे भारत में बताया जाता है कि भारत ध्वस्त हो जाएगा, इस तरह से बोला जाता है? हद तक आलोचना हुई कि प्रेसिडेंट क्लिंटन खुद उन्होंने मतलब ड्राफ्ट को डॉज किया। उन्होंने ड्राफ्ट जिसमें सेना को में अनिवार्य था जहां सेना में जाना, वो नहीं गए, और बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें कैशियस क्ले, मोहम्मद अली, वो खुद जेल चले गए इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि हम मतलब कॉन्स्क्रिप्शन के जरिए फौज में नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद अमेरिकी सेना का जो क्या बोलते हैं कि रिफॉर्म शुरू हुए अमेरिकी सेना में, और इस बात को समय लगा, लेकिन 1986 में ये गोल्ड वाटर और निकोलस एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सेना में जो कमियां नजर आई वियतनाम युद्ध में, उसके ऊपर एक नया एक्ट पास किया गया। और वो एक्ट सवाल करने से ही बना, मतलब सवाल करने से ही, आलोचना से ही बना। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो सेना में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी? हम अपनी सेना को चाहते हैं कि वो 100% कामयाब हो। हम उनको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, सिर्फ हिस्सा नहीं लेने के लिए भेज रहे हैं। तो पर क्या पुलवामा के बाद या जब भी कोई इस तरह की घटना हुई है, सेना से सही सवाल पूछा गया है या सरकार से सही सवाल पूछा गया? सवाल नहीं पूछे गए हैं। वो सवाल क्या होते हैं आपके हिसाब से? हम सब लोग भावुक हो जाते हैं, और भावुक होकर हम लोग सेना के मतलब अगर थोड़ा अच्छा काम हुआ है तो उनके ऊपर बहुत हम वो उनकी प्रेज करते रहते हैं, और अगर कोई कमजोरी हुई है तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें सेना के साथ खड़े होना चाहिए। तो असली सवाल हम नहीं उठाते। और खास तौर पर आजकल के माहौल में, जबकि सेना को राष्ट्रवाद का हिस्सा बना दिया है और हमारी जो डेली पब्लिक लाइफ है उसके हर पहलू में सेना को जोड़ दिया गया है, तो खास तौर पर जब सवाल उठाया जाता है तो उसको कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है। अब आप ये पुलवामा का मतलब जो लेटेस्ट हमारी कॉन्फ्रंटेशन हुई है उसी को लीजिए। पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया। ये कोई पहला टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन बड़ा टेररिस्ट अटैक था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब 40 जवान एक साथ मारे गए, बड़ा टेररिस्ट अटैक था। पिछले 7-8 सालों में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक कहिए आप। और तो लाजमी था कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात होता है कि सिर्फ इसका जवाब देना चाहिए, दूसरा है कि आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत जरिए काम कीजिए। क्योंकि इससे पहले 2016 में जब उरी में हमला हुआ था, तो उस टाइम पर भी हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, जो कि जमीन से किए थे, मतलब स्पेशल फोर्सेस के जरिए। तो उसमें, और ये उसके 2 साल के बाद जो ये बात हुई पुलवामा की, तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम एक हादसा हुआ, एक इवेंट हुआ, हमने उसके ऊपर ये कार्रवाई की। उसके बाद जब पुलवामा हुआ 14 फरवरी को, फिर हमने अगली कार्रवाई शुरू की। तो बीच में क्या किया हमने? तो लगातार जो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो उच्च स्तर की प्लानिंग होनी चाहिए, कि अगर हमने पाकिस्तान को कंपेल करना है तो उसके लिए हमें लगातार कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक ही कार्रवाई से सरकार तो कहती रहती थी कि वो जब भी ऐसा करेगा हम उसको छोड़ेंगे। जब ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान अटैक तो चलता ही रहता है, क्या पाकिस्तान हटेगा या नहीं हटेगा? एक पे तो मुद्दा इस बात का है। तो लगातार हमने कोई तजवीज नहीं बनाई, हमने उसको जो है कॉन्फ्रंट्रेशन का लेवल ऊपर नहीं उठाया, एस्केलेशन का लेवल ऊपर नहीं उठाया। लेकिन पुलवामा के बाद यकीनन एक बड़ा स्टेप लिया गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और स्टेप एयरफोर्स ने के जरिए लिया गया, और हमने
इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके एक टेररिस्ट ठिकाने के ऊपर एयर स्ट्राइक किए। अब वहां कितने आदमी मारे गए या कितना नुकसान हुआ, एयरफोर्स ने बता दिया है कि कैजुअलिटीज वो गिन नहीं सकते, और जो उनके लक्ष्य थे उसके ऊपर टारगेट पर उनके जो बॉम्ब थे वो सही पहुंच गए। और मैं समझूंगा कि सबसे जरूरी बात यह थी कि हमने ये जाहिर किया पाकिस्तान को और दुनिया को कि अगर हमारे ऊपर, अगर पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी की वॉर को बंद नहीं करेगा, टेररिज्म को जे.एंड.के के अंदर बंद नहीं करेगा, तो हमारे पास क्षमता है और हम जहां भी चाहे टेररिज्म से जो जुड़े तो हुई टारगेट है उनके ऊपर हमला करेंगे। 2 साल पहले भी उड़ी के समय भी, लेकिन इस बार जो है उड़ी के एक बहुत छोटा टेक्टिकल लेवल पर था। इस बार जो है क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, एयरफोर्स के बाद सिर्फ 2 ही लेवल और है। एक है कि आप आपस में मिसाइल एक्सचेंज करेंगे, मिसाइल फायर करेंगे, ग्राउंड टू सरफेस मिसाइल फायर करेंगे, नॉन न्यूक्लियर भी, और उसके बाद एक लिमिटेड वॉर, यानी जो पूरा ठीक फुल फ्लैश युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये लेवल थोड़ी ऊंची थी, और इस बार हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पार गए। तो एक स्टेटमेंट थी जिसमें हम यकीनन कामयाब रहे, और मैं कहूंगा कि जहां तक मिलिट्री का सवाल है उसमें भी पूरी कामयाबी थी। और लेकिन इसी को अगर कोई सरकार राजनीतिक चुनाव में बताए तो क्या मैं इसमें पहले एक बात साफ करनी चाहता हूं, फिर आपके मुद्दे पर आता हूं। तो एक तो मिलिट्री की कामयाबी पूरी थी, और साथ में मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल डिसीजन वो भी पूरी तरह से कामयाब था, क्योंकि दुनिया को महसूस हो गया कि ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन अब हमने जब ये कार्रवाई की है तो यकीनन पाकिस्तान, हमें उसकी क्षमता का पता होना चाहिए था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और मैंने एक लेख लिखा था, ये 26 तारीख को लिखा मैंने, जो कि दोपहर के वक्त पब्लिश हुआ द प्रिंट में। मैंने कहा पाकिस्तान यकीनन जवाबी हमला करेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। उसे भी अपने पब्लिक को दिखाना था, उसे पब्लिक को दिखाना है। उसने भी एक प्रोफेशनल सेना खड़ी की हुई है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है उसके पास इतने सालों से, और उसने भी ये जाहिर करना था कि मेरे पास जवाब देने की काबिलियत है। अगर वो नहीं करता तो उसकी शिकस्त हो गई, वो तो बैठे बैठे हार गया। और जब उन्होंने जवाबी हमला किया, अब उस हमले का रिजल्ट देखिए। उस हमले के अंदर उन्होंने कुछ टारगेट के ऊपर हमला किया जो मिलिट्री टारगेट थे, और खैर हमला वहां कहते हैं कामयाब नहीं हुआ। अब चाहे वो पाकिस्तान का एक मतलब कहते हैं कि डिकॉय था या वो सिर्फ दिखावा था, और असली कार्रवाई वो चाहते थे कि हमारी एयरफोर्स आए उनको एरियल एम्बुश करें। तो जब ये एरियल कॉन्फ्रंटेशन हुई, जिसमें कि मैं कहूंगा कि पूरी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास थी और पूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास थी, उसका इस्तेमाल हुआ। एवैक जहाज उड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्लेटफॉर्म लगे हुए थे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, और एक मैं कहूंगा कि अच्छी खासी जितनी काबिलियत है टेक्नोलॉजी की वो हमने डाल दी। और इसमें क्या हुआ कि उनका एक जहाज नीचे चला गया F-16, जिसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसे वीडियो आ चुके हैं जिसमें 3 पैराशूट उड़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के प्रवक्ता का सवाल जो बयान है आसिफ गफूर का, उसमें उसने खुद कहा है कि 3 पायलट आए हैं, एक पकड़ा गया है, एक पकड़ा जाना है, ऐसा कुछ बातें हुई, जिसमें बात साफ है कि ये जो है एक जहाज उनका भी गिरा है और हमारा जहाज गिर गया और हमारा एक पायलट पकड़ा गया। तो दूसरे दिन, तो अगर आप नेट रिजल्ट देखेंगे कि पहले दिन हमने डिमॉन्स्ट्रेशन कर दी और मामला साफ कर दिया कि हम ऐसा करेंगे, हमारे पास काबिलियत है। दूसरे दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमले की काबिलियत को दर्शा दिया, और जो एरियल स्कर्मिश हुआ, जो एरियल लड़ाई हुई, उसमें मामला बराबर रहा। हमारा एक जहाज विमान गिर गया, एक विमान उनका गिर गया। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमारा पुराना जहाज था, उनका एक नया जहाज था, चलो ये बात तो अलग है। लेकिन एंड में इसके पूरे का रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि ये एक स्टेलमेट है कि जो मिलिटरीली पलड़ा बराबर है, इसमें कोई क्लियर कट जीत नहीं है, ना हमारी ना उनकी। लेकिन डिप्लोमेसी के तौर पर यस, पूरी बिल्कुल वाकई हमारी जीत हुई,
क्योंकि पूरे देशों को यह हो गया कि अब पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव ज्यादा डालना चाहिए, और क्योंकि ये ऐसा लगातार कर रहा है। इसी को वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम छुपाए क्यों, हम उसको अपना व्यू लेकर जनता के बीच जाएं, नहीं जाएंगे तो इसका क्या लॉजिक? नहीं, जाना चाहिए, लेकिन अब उस बात पे मैं आता हूं। जो असली बात यह थी कि जो हमारे पास मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एज होनी चाहिए, बढ़त होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, वो है नहीं। अगर आप इसी दूसरे दिन की 27 तारीख की लड़ाई को एक और नजरिए से देखें कि पाकिस्तान हमला करने आता है, हमारे पास S-400 जहाज जो अभी ऑर्डर किए हैं, जो आने, S-400 ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी 400 किलोमीटर तक मार है, और आज तक वो उसकी जो 100% कैपेबिलिटीज है, मतलब मार करने की, उसकी हिट प्रोबेबिलिटी जो है, वो डिप्लॉयड होते। तो इससे पहले कि एयरफोर्स को हम लाते बीच में, तो पाकिस्तान के जो हमला करने के लिए जहाज आए थे उसमें से 2 जहाज नीचे गिर जाते, क्योंकि अब आपके पास टेक्नोलॉजिकली ऐसी बढ़त हासिल थी। ठीक है, और ये जहाज पाकिस्तान के अंदर भी मार कर सकता है, तो ये बढ़त आपके पास है नहीं थी, तो इसलिए मामला एंड में बराबर रह गया। अगर ये बढ़त आपके पास होती तो फिर इसका नतीजा आप कह रहे हैं कि आप तब वो और असली होता। जीत और मानेंगे। ये बढ़त देने का किसके ऊपर है दारोमदार? यही है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने बजट देनी है और उस बजट से सरकार ने इंश्योर करना है कि सेना प्लानिंग करती है। तो सेना तभी करेगी जब उसको आप, पर सरकार कहती है कि उसने इतने सारे सुधार किए हैं, हथियार सुधार खरीद के किए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पिछले जो हमारे पूर्व वाइस चीफ हैं जनरल चांद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन किया है। मैं कहूंगा आप उनके पिछले साल के बयान को पढ़िए, जो कि उन्होंने हमारी पार्लियामेंट कमेटी फॉर डिफेंस के सामने दिया है। जो क्या कहा है उन्होंने? जिसमें उस टाइम जनरल खंडूरी उसके चेयरमैन थे, मतलब वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कि ये बात पिछले साल की है, जो 18 में जो बजट आया था, कि लेकिन क्योंकि ये मुद्दा ताज़ा है तो इसके बारे में मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था कि जो कैपिटल बजट है, जो कि आधुनिकीकरण के लिए बजट दिया गया है, वो सिर्फ इतना है कि हम पिछले वाले जो हमारे पेंडिंग पैसे जो देने हैं दूसरे देशों को, सिर्फ उन्हीं को पूरा करेगा, और नए सिरे से कोई भी प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। और जितने भी हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैं, वो सिर्फ एक जगह पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये खुद वाइस चीफ ने बयान दिया है, और ये पूरा जो है हमारी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस है, उनकी रिपोर्ट में है, शामिल है ये पिछले साल की जो रिपोर्ट है। क्या आप इस राय के हक में हैं कि वायुसेना अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष को रिटायरमेंट के बाद जाके चुनाव लड़ना चाहिए, राज्य मंत्री बनना चाहिए? देखिए रवीश जी, ऐसे है कि इसमें 2 बातें आती हैं। आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए। आइजनहावर दूसरे महायुद्ध के दौरान सुप्रीम अलाइड कमांडर थे, जिन्होंने पूरी सेना का मतलब नेतृत्व किया यूरोप में, और जर्मनी को ऊपर मतलब हार की। वो ये बात वो 1945 में खत्म हो गई, और 8 साल के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, और 8 साल राष्ट्रपति रहे बड़ी कामयाबी के साथ, और रिपब्लिकन पार्टी के थे। और अमेरिकी अगर आप अमेरिकी इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं, या तो पहले खुद सेना में रह चुके हैं, या सेना का ऊंचे ओहदों पर, या सेना का हिस्सा रह चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कितने जनरलों को फौज में लगाया। तो अगर सरकार चाहती है कि उनको सेना के जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाया जाए, तो यकीनन उनका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक रिटायरमेंट के बाद सभी जो है नॉर्मल सिटीजन बन जाते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का जितना कि है। लेकिन सिर्फ एक बात आती है कि क्योंकि आप अभी रिटायर हुए हैं, अभी आपका सिलेक्शन उसी गवर्नमेंट ने किया है, तो अगर आप रिटायरमेंट के थोड़े दिनों बाद उसी गवर्नमेंट को, उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये बात मतलब ठीक से नजर मतलब दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है कि जब आपकी प्रमोशन हुई थी तो शायद आपके पीछे एक मतलब पॉलिटिक्स का हाथ था,
ठीक है, और खास तौर पर अगर वो प्रमोशन आउट ऑफ टर्न हुई हो। तो अगर ये तो हमारे देश पर निर्भर है कि अगर हम चाहते हैं कि 2 साल का कोई अंतराल रखा जाए, उसके बाद सेना के अफसर फौज में आए, तो ठीक, मैं उससे, लेकिन वैसे मेरा इसमें कहते प्रिंसिपली कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। अब मेरा सवाल है कि क्या वाकई सेना का राजनीतिकरण हो रहा है चुनाव में, और इसके क्या खतरे आपको नजर आते हैं? रवीश जी, देखिए ऐसे है कि इसमें मैं थोड़ा दूसरे लोगों से मेरी अलग राय है, अलग व्यूज है मेरे। एक तो जब हम कहते हैं कि पोलिटिसाइजेशन या राजनीतिकरण जिसे कहते हैं, उसका जो सही मायना है वो ये है कि सेना जो है उसका एक आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव हो गया है और वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, या सेना का कुछ हिस्सा या सेना की हिरार्की एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, और वो जो देश की राजनीति है उसके अंदर एक प्लेयर बन गई है और उसमें जो फैसले लेने हैं उच्च स्तर के उसमें हिस्सा लेती है। ये है जो जिसे बोलते हैं कि पोलिटिसाइजेशन। तो पोलिटिसाइजेशन जो कम्युनिस्ट जैसे पीएलए है, ये एक पोलिटिसाइज्ड आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की। पाकिस्तान की आर्मी अब एक पोलिटिसाइज्ड आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पहलू पर वो हावी है और उसके उनकी सेना कहने बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये हालात अभी तक हमारे देश में नहीं है, लेकिन क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि हमेशा क्योंकि लोग सेना को पसंद करते हैं, सेना की श्रद्धा करते हैं कि इस मुद्दे को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो मैं कहूंगा कि इस वक्त जो चल रहा है वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन चल रही है सेना की, ना कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन ये जो अगर पॉलिटिकल पार्टी सेना को एक्सप्लॉइट करती हैं, आज एक पार्टी सिर्फ कर रही है बयान से या उन्होंने अच्छा किया, सेना को क्रिटिसाइज मत कीजिए, कल एक दूसरी पार्टी आ जाती है, वो कहते एक लड़ाई ही क्यों ना शुरू करवा दी जाए सेना के साथ, क्योंकि सेना का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा और सेना और फौज के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो उसके बाद हम उसका फायदा उठाएंगे। तो ये एक पार्टी दूसरी पार्टी कुछ और कर सकती है, और जब ये ऐसा माहौल अगर ये चलता रहा कि इस पार्टी के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो सेना कहेगी कि मेरे कंधों पे सवार होकर ये सब लोग अपनी पॉलिटिकल बैटल्स जीत रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम हिस्सा लें। जैसे बाहुबली लोग बाद में एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तब जाके पूरी तरह से राजनीतिकरण होता है, पोलिटिसाइजेशन होती है। और ये बात जो है ये हमारे यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत गलत तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। और हमने एक बड़ा कदम ले लिया है पोलिटिसाइजेशन की तरफ। अब पूरी पोलिटिसाइजेशन होने को कितना समय लगेगा, 5 साल, बड़ा 10 साल कदम क्या है? लेकिन फिर मैं आप लौट के आता हूं प्रधानमंत्री के बयान पे। वो कह रहे हैं कि हम अपना व्यू जनता के बीच में जाके बता रहे हैं, हमारे देश की सेना मजबूत हो और जवान मरे तो ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं? तो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। तो सवाल प्रधानमंत्री जी ने खुद भी आज जो आपने पहले कहा कि एयर चीफ ने कहा है कि अगर रफेल होते तो बात ही कुछ और होती, ये प्रधानमंत्री जी ने भी एक बयान में कहा था कि अगर हमारे आज रफेल होते तो बात कुछ और होती। हाँ। तो मैं कहूंगा कि वही बात जो मैंने पहले जिक्र किया कि जो आपके पास मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल बढ़त होनी चाहिए, फिर पिछले 5 साल में आपने किस हद तक आगे उसको किया, क्यों नहीं आप इस बात का हिसाब देते कि जब हमने लिया तो उस वक्त इतनी इस हद पर थे, अब हम इसको आगे करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम करेंगे, इनको होना चाहिए, कब होगा? तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार ने पैसे देने हैं और उसके साथ हमने या उनको डेवलप करना है या उनको हमने खरीदना है। तो मेरे हिसाब से तो ये पब्लिक से क्या हिसाब मांग रहे हैं हम? आपकी डिफेंस कमेटी फॉर पार्लियामेंट कह रही है कि आपकी कैपिटल बजट इनएडुकेट है, आपका जो कैपिटल बजट है वो पहले सालों से कम होता चला जा रहा है, जबकि
आइडियल लोग कहते हैं कि 3% ऑफ जीडीपी हमें लगाना चाहिए सेना की बजट में। हमारा इस वक्त तकरीबन पेंशन को छोड़कर 1.6 के 1.7 चल रहा है। तो अगर आप उसको 3 कर देंगे, 3% ऑफ जीडीपी, तो आपके पास और क्षमता होगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में सेना की बजट जो है आप पहले 10 सालों से कम होती जा रही है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी मैं इस सरकार पर ऊपर नहीं डालता। केवल मैं कहूंगा पहली सरकार, पिछले 20 साल से सेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है, उसकी तरफ कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। जो हमारे पास आज सेना है, यह सेना हमारी 1980 के जो 80-85 से रिफॉर्म शुरू हुए थे, जो जाके 90 के बीच में जाकर कंप्लीट हुए अगले 8-10 साल में। ये जनरल कृष्णा राव और जनरल सुंदर जी के तहत जो रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम किए गए थे। और उस टाइम पर जीडीपी जो है 3% से कभी कम सेना की बजट नहीं था। तो उसके बाद जब ये 2001 में जब दिसंबर में पराक्रम जब शुरू हुआ, मैं कहूंगा उस वक्त जो हमारी क्षमता थी वो पाकिस्तान से बहुत आगे थी, काफी हद तक आगे थी। लेकिन पिछले 20 साल में, 19 साल में, 18 साल में हमने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। इसमें 5 साल बीजेपी के रहे हैं बीच में, और 10 साल और 10 साल कांग्रेस के रहे हैं। तो दोनों सरकारें इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। पर एक और है कि बीच में सिर्फ यही नहीं, 2014 की राजनीति की शुरुआत शहीद हेमराज से होती है, जब कहा जाता है कि एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। ठीक है, फिर बाद में वो जेएनयू का मसला आता है, जब कहा जाता है कि आप टैंक रख दीजिए। एक वाइस चांसलर ने कहा, तो हमने एक हिसाब लगाया था कि देश में 36,000 कॉलेज हैं और प्रति कॉलेज एक टैंक। तब हमें टैंक की कीमत नहीं मालूम थी, लेकिन हमने 5-6 करोड़ के हिसाब से कुछ ऐसा लगाया था कि इतना बजट तो सिर्फ देशभक्ति को जगाने में है। तो क्या ये बार बार इसको उठाना, इससे राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति आती है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने खुद जो है 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। मैं कहूँगा कि 1971 के युद्ध, खास तौर पर जो ईस्टर्न सेक्टर था बांग्लादेश में, जो भारत की जो जीत हुई थी, वो अगर आप भारत का इतिहास देखें, ठीक है, तो पिछले 700-800 साल में ऐसी कोई इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी हमने जितनी कि बांग्लादेश में हासिल की है। लेकिन मैं बताऊं कि सेना के तौर पर मैं कप्तान था उस टाइम पे, 23 साल मेरी उम्र थी। जब हम वापस आए, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमने कहा कि एक ड्यूटी थी, एक काम था, हो गया, उसमें हिस्सा लिया, बहुत अच्छा हुआ। हमने अपने जब मेरी पलटन के तकरीबन 46 जवान शहीद हुए और तकरीबन 170 जवान जख्मी हुए। तो हमारा ध्यान उनकी तरफ था कि हम कैसे इनकी देखभाल करें, इनकी जो विडोज हैं उनको विजिट किया गया, सब कुछ, मतलब हम उन बातों पे ध्यान दे रहे थे। और हम अपनी अगली ट्रेनिंग में लग गए कि उसके बाद अगले मिशन के लिए तैयार रहना है। उसके आसपास चुनाव में इस तरह से नहीं होता तो था। चुनाव जो, मतलब आप देखिए, खुद देख लीजिए कि ये 71 की सबसे बड़ी जीत थी और 74 तक देश में, मतलब ये जेपी मूवमेंट शुरू हो गया और 75 में इमरजेंसी लग गई। तो क्या मतलब किस हद तक वो फायदा मिला मिसेस गांधी को, ये आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या अब भी आप दर्शकों से कहेंगे, क्योंकि कई लोग सहमत नहीं होते हैं कि नहीं, सेना पर सवाल नहीं करना चाहिए, और उन्हें लगता है कि वो ऐसा करते हुए वो भारतीय सेना का ज़्यादा भला कर रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। रवीश जी, मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा मीडिया और पब्लिक सेना पर सही सवाल उठाती 1958 और 62 के बीच में, तो 62 की जो शर्मनाक हार हुई है हमारी, वो नहीं होती। 2 बातें उस टाइम पर सामने आई। एक तो जो जिसकी पॉलिटिसाइजेशन का जिक्र हम आज कर रहे हैं, ये उस टाइम भी हो रहा था, और उस टाइम इसलिए हो रहा था कि कुछ जर्नैल जो थे फौज के, जनरल बीएम कॉल उनमें सबसे प्रमुख थे, जिनका कोई पॉलिटिकल ताल्लुक था, उनको नीचे से उठाकर ऊपर बिठा दिया। वो हमारे जो है आर्मी सर्विस कोर के अंदर वो तहत थे, जो कि सप्लाईज और लॉजिस्टिक्स को देखता है। उनको उठा के आपने एक फील्ड कमांडर बना दिया और एक बहुत ही अहम पोस्ट पर लगाया, GOC 4 कोर, जो कि नेफा में चाइना के खिलाफ लड़ रहा था।
सवाल नहीं उठाए गए, और मैं कहूंगा कि उसमें एक नहीं सबकी गलतियां थी। खुद जनरल तिमैया ने अपना इस्तीफा पेश किया और फिर वापस ले लिया। इस बात के ऊपर नहीं, कोई बात कुछ और थी कि वो जब नेहरू जी की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त जो सवाल उठाना हो तो क्या उठाया लेकिन जाए? नहीं, क्या अभी भी वो हो रहा है भाई भतीजावाद? सवाल अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जब दोबारा हमारी कॉन्फ्रंटेशन होगी पाकिस्तान के साथ, नतीजा स्टेलमेट ही होगा। क्योंकि जब तक आप मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल बढ़त नहीं हासिल करेंगे तब तक पाकिस्तान में इतनी क्षमता रहेगी कि हमारे साथ वो जवाबी हमला करे और हमारे साथ इस लोअर लेवल के ऊपर बराबरी करता रहे। क्योंकि बड़ा युद्ध होने में जिसमें हम पूरे उसके ऊपर हावी होंगे अपनी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के साथ, ये बार बार कहा जाता है कि सवाल उठाने से सेना का मनोबल गिर जाता है, तो जब आप लोग अंदर होते हैं तो क्या मनोबल गिर जाता है? अगर आज पब्लिक और मीडिया सेना पर सवाल उठाए जिससे सेना की मॉडर्नाइजेशन हो, मैं कहूंगा उससे बड़ा सेना के लिए जो एक क्या सपोर्ट है वो नहीं हो सकता, और सेना का मोराल उससे एकदम ऊपर पहुंच जाएगा कि हमारी पब्लिक और हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारी कमियों की बात कर रहे हैं। मैं उल्ट कह रहा हूं कि अगर हम ये कहेंगे कि उनकी कमियां बताकर, पर हमारा मीडिया क्या कर रहा है उनका आपकी? मोराल पर हमारा मीडिया क्या कर रहा है आपकी नजर? हमारा मीडिया जो है, मैं कहूंगा कि इस वक्त बिल्कुल उलट काम कर रहा है। सवाल नहीं उठा रहा है, सही सवाल नहीं उठ रहे हैं, और हम इस बात को जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रशिंग अंडर द कार्पेट कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही हम करते रहे तो फिर मैं कहूंगा एक वक्त ऐसा आ जाता है जबकि इसे कहते हैं कि इट वुड बी टू लेट। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग। आपका यही संदेश था कि सेना पर सवाल करते रहिए, चुनावी राजनीति में इस्तेमाल मत कीजिए, मगर सवाल करते रहिए, इससे सेना का ज्यादा भला होता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।